होम केयर में क्या पढ़ाया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके बेड साइड मैनर्स, मतलब आप जो पेशेंट के साथ बैठे रहोगे वो है बेड साइड मैनर्स। आपके बेड साइड मैनर्स अच्छे होने चाहिए ना। बेड साइड मैनर्स में क्या क्या बातें आती है, कैसे आप खड़े रहते हो, कैसे आप बातचीत करते हो, क्या कितनी मिठास से आप रहते हो, आप हंसमुख कितना रहते हो, उनकी परेशानी कितनी ज्यादा समझते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना होता है, कोई ऐसी परेशानी तो दूसरों से कैसे बातचीत करते हो, किस तरीके से उनको बिठाते हो, उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करते हो। तो उसमें कई सारी चीजें आपको पढ़ाया गया है। जैसे आपको पढ़ाया गया कि कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत कैसे करना होता है। कई बार बातचीत नहीं करके भी समझा दिया होता है अपने कॉन्फिडेंस से, ठीक है ना। आपको मैनर्स के बारे में बताया गया कि आप सभ्य जिंदगी कैसी जी सकते हो। आपको नाखून नहीं चबाना चाहिए, बालों में हाथ नहीं डालना चाहिए, पैर नचाने नहीं चाहिए, एक लेडीज को अच्छी तरह बैठने का तरीका, तौर तरीके सारे समझाया गया। आपको यह भी समझाया गया कि क्या नियम होते हैं हर हेल्थ सेक्टर के, कोड एंड एथिक्स। ऐसा नहीं कि आप डॉक्टर नहीं बन गए, आपको डॉक्टर के साथ, परिवार के साथ मिलकर काम करना है। कहां तक आप काम करोगे, कितना दूर तक आप जा सकते हो, आपकी लिमिटेशन है ना हर चीज की। तो आपकी रूल्स क्या होनी चाहिए, आपके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जानना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं उठा के आपने इंजेक्शन लगा दिया, नहीं कर सकते। हर चीज आपको एक आपके अपनी लिमिटेशन पता होनी चाहिए। फिर ये भी आपको पढ़ाया गया, फिर आपको ये भी पढ़ाया गया कि आपके अंदर जो कोई कमी नहीं महसूस होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स। जैसे आप किसी घर पे जा रहे हो, वहाँ इतने सारे लोग हैं, घबराना नहीं है। आप अपने आपको ये मानोगे, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रही है, आप एक अच्छे संस्था के साथ जो, नहीं तो आपको सारा कुछ आता है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स मतलब है, लोगों के अंदर दो प्रकार के होते हैं कि मैं अपना छोटा हूँ, मुझे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, मुझे काम नहीं आता, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं नर्स नहीं हूँ। नो, अपने आप को सोचना है कि मुझे सब कुछ आता है, क्योंकि मैं, आपने तो कोई किसी भीख मांगने थोड़ी जा रहे हैं, मेहनत करके कमाने जा रहे हो। कहना हमने पूरा सीखा है और इतना किसी को भी नहीं आता। वो कॉन्फिडेंस कॉम्प्लेक्स को बाहर निकालना है, ठीक है। और बहुत ज्यादा चढ़ के भी नहीं बोलना कि आपको बहुत आता है। तो बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। ये भी आपको बताया गया। आपको ये भी बताया गया कि आपको तनाव नहीं करना हो, मतलब स्ट्रेस नहीं लेना ज्यादा। अगर कोई ऐसी बात हो, घबराहट हो रही है उनको, या उनको बेचैनी हो रही है, उनको सांस ज्यादा फूल रहा, आप जितना हो सके उतना ही करोगे। फिर हमसे बात करोगे, उनके परिवार से बात करोगे, कहता देखिए उनको तकलीफ हो रही है, आप डॉक्टर से बात कर लीजिए। आप अगर घबराहट हो जाएगी आपके अंदर, वो सोचेगा कि हेल्थ वर्कर को घबराहट, आपको एकदम धैर्य रखना है, कॉन्फिडेंस में शांत होकर संभालना है सब चीज। ये भी आपको पढ़ाया गया है। आपको ये भी पढ़ाया गया कि आहार के बारे में भी पढ़ाया गया कि एक संतुलन आहार के लिए क्या क्या चीज होती है। ये सारा अपना नॉलेज उनको बांटोगे, उनको बताओगे कि हमारे शरीर में 5-6 चीजों की जरूरत बहुत होती है, क्योंकि जितनी बातें करोगे उतना रोजगार आपको मिलता जाएगा। बातचीत करना है, बैठना ही, डम्बों की तरह बैठना नहीं है। वो आहार के बारे में बता दो, क्योंकि एक लेडी जो बिस्तर पे लेटी हुई है या कोई बुजुर्ग लेटा हुआ है, वो ये छोटी छोटी बातें आपसे सुनना चाहता है। उनको बताओगे कि पौष्टिक आहार का मतलब सिर्फ ये नहीं कि मैंने सिर्फ दाल रोटी खा ली। कहता हमारा शरीर जैसे पूरी बिल्डिंग की तरह, उसमें सीमेंट चाहिए होता है, ब्रिक चाहिए होता है, रोरी बदरपुर सब चाहिए होता है, पेंट सब मिला के एक बिल्डिंग जैसे एक पूरा उसी जड़ पकड़ के आगे रखता है, स्टील चाहिए होती है। वैसे ही हमारे शरीर में प्रोटीन चाहिए होता है। प्रोटीन हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक्स है, हमारे शरीर को बनाता है, वो हमारा ब्रिक है, सीमेंट है। तो प्रोटीन कहां से मिलता है, आपने पढ़ाई होगा, दूध से मिलता है, दालों से मिलता है, ठीक है ना। नॉन वेज फिश, मछली से मिलता है, चिकन से मिलता है, मटन से मिलता है, सोयाबीन से मिलता है। तो आपको याद रखना चाहिए प्रोटीन कहां से मिलता है। प्रोटीन मिलता है, मेरे साथ साथ बोलो, प्रोटीन किससे मिलता है? दूध, दाल, सोयाबीन और फिश, चिकन एंड मटन। बस ये याद रहेगा, बहुत नॉलेज हो गया। हमारे शरीर में प्रोटीन सबसे ज्यादा होना चाहिए। प्रोटीन करीब, अगर आप 100 ग्राम खाना खाते हो तो आप जाके बोलोगे कि हमारे शरीर में 15% प्रोटीन होनी चाहिए, ठीक है ना। बट सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का ईंधन है, ऊर्जा है। वो किससे? क्योंकि उससे ग्लूकोज मिलता है। आप सोचते हो, चलते हो, बोलते हो, कार्बन के कैसे बोलते हो, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज के। बट कार्बोहाइड्रेट किससे होता है? कार्बोहाइड्रेट आपको सीरियल से मिलता है। किससे मिलता है? सीरियल। सीरियल क्या होता है? चावल हो गया। हम लोग हिंदुस्तानी क्या खाते हैं आमतौर पे? रोटी, चावल, दलिया, हाँ, सूजी, ज्वार, बाजरा, रागी, नूडल्स, ये सब। बट हमारे देश में अधिकतर देखा गया कि हम चावल खाते हैं या रोटी खाते हैं, ठीक है ना। बट पोहा भी सीरियल आ गया। पोहा प्रोटीन नहीं हुआ। कोई भी चीज जो गेहूं या चावल से, या ये हमारे मिलेट्स जिसको कहते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, इनके जो मॉडिफाइड जो भी चीज निकलते हैं वो सारा सीरियल। तो सीरियल, नूडल भी सीरियल हो गया, पास्ता भी सीरियल हो गया, ठीक है ना, सूजी भी सीरियल हो गया, समझ गया ना, दलिया भी सीरियल हो गया, सारे सीरियल हो गए। तो ये आपको नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, वो पूछेंगे क्या दलिया भी सीरियल होता है? ये व्हीट से बनता तो सीरियल हो गया ना। तो आपको ये देखना है कि कार्बोहाइड्रेट 55%। बट मैंने आपको क्या पढ़ाया है? कोई भी चीज को खाने का तरीका है, जो उसके अंदर है वही खाओ। अगर आपको मान लो कार्बोहाइड्रेट जो आपको सीरियल
रोटी या चावल से मिलता है उसको आपको पुलाव बना के खा लोगे तो पुलाव तो घी आ गया ना, फिर चावल खराब हो गया। तो कहते हैं कि चावल को चावल के तरीके से खाओ, चावल को पुलाव के तरीके से मत खाओ। ये भी बताओगे उनको, अभी आपको नॉलेज दिखेगा ना वहां कि आपको क्या पढ़ाया गया। आपको बताया कि हमें पढ़ाया गया कि रोटी को रोटी की तरह खाओ, रोटी जितना खुरदुरा होगा उतना अच्छा है। रोटी को पराठे बना के मत खाओ, पराठे खाए तो घी आ गया, घी आ गया तो आपने उसके कार्बोहाइड्रेट को खराब भी कर दिया, ठीक है ना। दलिया हो तो दूध में डाल के खाओ, दलिया को उसको उबाल के खाओ। हाँ, दलिया को अगर आपने उसको मतलब उसमें घी तेल डाल दी तो वो खराब हो गया। तो आप इतनी भी, तो आप क्या बताओगे, तो किसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वो है कार्बोहाइड्रेट हमारा सीरियल से मिलता है। क्या कहते हैं, सीरियल, चावल और रोटी को सीरियल कहते हैं मोटे तौर पे। बाकी सब चीजें आपको पता है। अगर आपको शाम को भी किसी को सीरियल देना है तो आप नूडल दे सकते हो, ठीक है ना, पोहा दे सकते हो, इडली भी दे सकते हो, डोसा भी दे सकते हो। बट इडली और डोसा में कौन सा अच्छा है ज्यादा, क्योंकि इडली उबला हुआ होता है और डोसा तला हुआ होता है। ये सब बताओगे आप, ठीक है। दलिया और पोहा में कौन सा ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि दलिया उबला हुआ होता है, पोहा फ्राइड होता है। आप समझ गए ना, ये सब चीजें। पास्ता, नूडल और रोटी, अगर मान लो किसी ने आपको बताया कि ये हमने मैदे का पास्ता बनाया और कोई कहता है आटे का पास्ता बनाया, कौन सा अच्छा होगा, आटे का। क्यों अच्छा, आटा खुरदुरा होता है, खुरदुरा होता है तो वजन नहीं बढ़ता, पानी वो खींचता है। ये सब बताओगे कि मैदे की चीज, तो शरीर को चीज जीने अच्छा बनाने के लिए हमारा जो खाना खुरदुरा होना चाहिए, स्लिपरी नहीं होना चाहिए। तो मैदा खराब है, आटा अच्छा है, ठीक है ना। मोटा चावल अच्छा है, बारीक चावल खराब है। जहां से भी पॉलिश कर दिया महंगा बन जाता है, पर शरीर के लिए खराब है। तभी तो बीमारियां बढ़ रही है। लोग सुबह उठ के क्या खाते हैं, पराठे खाते हैं। ये सब बताओगे ना उनको, तो आपने कार्बोहाइड्रेट बता दिया। फिर क्या रह गया, फैट। लोग कहते हैं फैट हमारे सिर्फ 5% चाहिए होता है। फैट की भी जरूरत है हमारे शरीर में, कुछ एसेंशियल फैट्स होते हैं, जरूरत वाली फैट। क्यों चाहिए, हमारे कुछ विटामिन होते हैं फैट सॉल्युबल होते हैं। जब तक आप फैट नहीं खाओगे तो विटामिन उसमें डिजोल्व नहीं होगा, मतलब उसमें घुसेगा नहीं। तो अच्छे फैट्स कौन से होते हैं बोलोगे, अच्छे फैट्स होते हैं ऑलिव ऑयल, वॉलनट्स, अखरोट अच्छा फैट होता है, ठीक है ना, ठीक है। जैसे ये जो जिसमें फैट के नंबर्स होते हैं, आप बोलोगे सनफ्लावर अच्छा होता है। अगर कोई बोले घी डालडा, कहता है एकदम अच्छा नहीं। आप जाके ये बताओगे जो चीज आपके घर वाले टेम्परेचर में, आज का जो विंटर वाला टेम्परेचर में जो सॉलिडिफाई हो जाता है, जो जम जाता है, वो फैट खराब है, याद रहेगा। जैसे डालडा जम जाता है, खराब है। मक्खन जम जाता है, खराब है। चीज जम जाता है, खराब है, ठीक है ना। नारियल जम जाता है, खराब है। नारियल का तेल बहुत खराब है, उसमें फैट बहुत ज्यादा होता है। बट जो पतला रहता है, सनफ्लावर हो गया, कार्डी ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, सरसों का तेल हो गया, ये अच्छा माना जाता है। घी जम जाता है, तो जो चीज जम जाता है वो खराब है, ठीक है। तो खराब कौन कौन सा फैट है बताओ, ये सब बता दिया आपने। तो आपके आहार के बारे में अब क्या रह गया, 3 चीजें आ गई तो आपको सारा आ गया। फिर थोड़ा थोड़ा और रह जाता है, हमें विटामिन भी चाहिए। क्यों चाहिए विटामिन, क्योंकि हमारे शरीर में जो भी रिएक्शन होता है उसमें विटामिन चाहिए होते हैं, ठीक है। वो कहां से मिलेगा, फल, हरी सब्जी, इससे मिलेगा विटामिन और मिनरल्स। मिनरल्स क्या है, जैसे बॉडी को बनाने के लिए कैल्शियम की चाहिए होती है ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो बिल्डिंग बनती है हर चीज चाहिए हो ना, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे मिनरल्स कहते हैं। मिनरल्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स, छोटी छोटी चीजें चाहिए होती है। तो आपको किससे मिलेगा, हरी सब्जी और फ्रूट्स। अगर फ्रूट्स के बारे में बताया कि बेटे आप मुझे बताओ कि फ्रूट्स, अच्छे फ्रूट्स कौन से होते हैं, आप उनको ये बताएं जो फ्रूट मीठा होता है वो अच्छा नहीं होता। मीठा होता है तो कैलोरी जाता है ना। तो कौन सा फल मीठा होता है बताओ, आम मीठा होता है, अच्छा फल नहीं है। चीकू मीठा होता है, अच्छा नहीं होता, ठीक है। मीठा बनाना मीठा होता है, अच्छा नहीं होता। अच्छा फल होता है अमरूद, अच्छा फल होता है ऑरेंज, अच्छा फल होता है सेब, अच्छा प्यार होता है बाबू गोशा, पियर जिसको कहते हैं। अच्छा फल होता है मौसम्बी, अच्छा फल, सबसे अच्छा फल होता है मान लो पियर, ये जो जिसको हम कहते हैं आलू बुगरा। ये बोलोगे तो आपकी नॉलेज देख के खुश होंगे ना। ये छोटी छोटी बातें आपको करनी है बेड साइड में बैठ के, जब भी खाली बैठोगे खाने के बारे में बताओगे। क्योंकि इंसान लेटे लेटे खाने के बारे में सोचता है, कम खाने के बारे में सोचता है। और उनको ये भी समझाना है वजन घटाने का मतलब कम खाना नहीं है, वजन घटाने का मतलब आपकी कैलोरी को कम करना है, खाना ठीक खाना है, ठीक है। तो वजन, लोग क्या करते हैं सडनली वजन घटा लेते हैं और शरीर में कमजोरी आ जाती है। जैसे मान लो मैंने आपको दिखाया था ना, पेन और चौक दोनों बाहर से मजबूत दिखते हैं पर चौक टूट जाता है। तो आप आगे से तो पतले बन गए, अंदर से टूटने लग गए। तो आपको आहार को बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है। बताओगे आप, तो ये बताओगे कौन सा फल खराब है, जो फल मीठा होता है। और जो अच्छा फल, कहता है अच्छा फल इस समय का बेस्ट फल कौन सा है, क्या मिलता है भाई, अमरूद। अमरूद को तो फूड कहा जाता है, ऑरेंज, ये सब खिलाओगे, उससे विटामिन भी मिलते हैं, मिनरल्स भी मिलते हैं और शरीर
तो फल के बारे में बता दिया। अब वेजिटेबल्स के बारे में। अब वेजिटेबल्स दो प्रकार के होते हैं। एक वेजिटेबल्स जमीन के नीचे बनते हैं, आलू बनता है, और क्या बनता है, शलगम बनता है, और गोभी। अधिक तौर में देखा कि नीचे वाले जो जमते हैं ना आलू, वो अच्छा नहीं, आलू के अच्छे गुण हैं बट वो उसमें शुगर ज्यादा होता है। तो उसके बोलो कि अगर मोटापा कम करना है, बीमारी से निकलना है, या शुगर को कंट्रोल है, आलू को छोड़ना। आलू एक चीज है, लोगों को छोड़ना है। अच्छी सब्जियां कौन सी है, हरी सब्जियां। और उनको ये भी बताओगे वो सारी सब्जियां खानी है, लेनी है जो सीजन में बने। कई लोग सोचते हैं कि महंगी सब्जी ऑफ सीजन वाले लेंगे, वो गलत होता है। सीजन में जो बनता है वही लो। तो अच्छे हरी सब्जी कौन सा है, जितने भी साग है सारे अच्छे हैं, है ना, पालक, मेथी, सारे बथुआ सारे अच्छे हैं, तोरी शोरी सारे अच्छे हैं, टिंडा बहुत अच्छा है, ठीक है ना, फराश बिन, लेडीज फिंगर, ये सारे अच्छे, छोटे कच्चे आम, ये सारे जो हरे, मैं आपको एक लिस्ट दूंगा, आप मंजीत जी से ले लीजिएगा, उसमें टिक लिखा हुआ है, जिसको जितना खाओ बहुत अच्छा है। तो आप इतना बता दोगे तो लोगों को क्या क्या खाना बता दिया, प्रोटीन बता दिया, कार्बोहाइड्रेट बता दिया, फैट बता दिया, विटामिन बता दिया, मिनरल बता दिया। अब क्या रह गया, पानी। पानी भी तो चाहिए, पानी भी चाहिए। तो अगर कोई पूछे आपने प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स, तो छठा खुराक हमारा है पानी। पानी और फाइबर, खुरदुरा चीजें, सलाद खाना है, हरी चीजें खानी है, पानी का भी बहुत ज्यादा जरूरी है। करीब करीब इतना याद रखना, जाके उनको इतने इम्प्रेस, जो आपका वजन है उस, हाँ, जो आपकी हाइट है इन सेंटीमीटर, उसमें से 100 घटा दो, वो आपका वजन होता है। याद रहेगा क्या बोला मैंने, जो आपका हाइट है से 100 घटा दो, उसका वजन बनता है। अगर मान ली मेरी हाइट अगर 175 सेंटीमीटर है, तो मेरा वजन कितना होना चाहिए, 75। उसमें से 2 केजी फालतू लगा लो, 77 हो जाएगा, या 2 केजी कम लगा लो। आइडिया अच्छा है ना। तो अगर आपकी हाइट मान लो 156 है, तो वजन कितना होना चाहिए, 56। तो 50 होना भी ठीक नहीं है, 60 होना भी ठीक नहीं है। ये हो गया नॉलेज हाइट के बारे में। वेट के बारे में, तो हाइट वेट का रिलेशन आपको समझ गया। अगर कोई अगर पूछे, आपसे पूछेंगे आपको क्या पढ़ाया गया है, अगर बोले अगर किसी का वजन है 100 केजी और उसकी हाइट है 160, तो उसको 40 केजी फालतू है। और फालतू वजन होगा तो घुटने खराब होंगे, पेट बढ़ेगा, सांस के ऊपर लोड पड़ेगा, है ना। इसको हम कहते हैं, वजन बढ़ने को हम कहते हैं मोटापा और ओबेसिटी। क्या कहते हैं, ओबेसिटी, बोलो ओबेसिटी। ठीक है, उसका भी एक BMI करके एक नंबर होता है, वो हम आपको बाद में सिखाएंगे। तो आप ये भी बताओगे आपकी जो हाइट है उसमें से हम 100 घटाएंगे, वो आपका वेट होगा सेंटीमीटर में। जैसे मान लो 5 फीट है, 5 फीट होता है 152 सेंटीमीटर रफली, तो उसका वजन कितना होगा, 52 केजी। कितना नॉलेज अच्छा हो गया आपको। और क्या सीखोगे आप, ये बोलोगे कि बताओ मुझे ऊर्जा कितना चाहिए पूरे दिन में कैलोरी, कहते हैं 35 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी। 35 का नंबर याद रहेगा, हर चीज 35 है, 35 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट। अगर किसी का आइडल वेट 50 है, 150 सेंटीमीटर, उसका वेट कितना होना चाहिए, 50। 50 को 35 से गुना करो, कितना हो गया, करीब 1600 कैलोरी। अगर वो 1700 खाएगा तो मोटा होगा, अगर वो 1400 खाएगा तो दुबला होगा। समझ गए, 35 याद रहेगा, 35 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट, आइडल वेट। ऐसा नहीं उसका वजन 100 केजी तो 100 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे, नो। अगर उसका एक्चुअल वेट जितना होना चाहिए था उससे अगर 35 को गुना करोगे, वो उसकी कैलोरी होगी। समझा गया, ये भी बताओगे उनको, समझ गए। और क्या बताओगे, और वो पूछेंगे मुझे पानी कितना पीना चाहिए, पानी भी उतना ही होता है 35 का गुना, 35 × 50, तो 1600 कैलोरी 1600 ml पानी, 1700 कैलोरी 1700 ml पानी। अगर वो दौड़ रहा है, कूद रहा है, बाहर जा रहा है, मिट्टी काट रहा है, तो उसको पानी ज्यादा चाहिए होगा। जितना मेहनत करेगा उतनी पानी ज्यादा, क्योंकि हमारे स्किन से पानी निकल जाता है। ये सही सीख गए, 35 के आंकड़े समझ गए, नंबर 100 का समझ गए हाइट के। तो हमने आहार के बारे में बता दिया। तो सबसे पहले जाके आप नमस्कार करोगे, विश करोगे, बिहेवियर अच्छा रखोगे, आहार के बारे में बताओगे, और उनको बार बार, जो बीमार आदमी होता है उसको बार बार थोड़ा थोड़ा खिलाओगे। समझ गए ना, ये हो गया। जब आपको उन्हें तैयार कर दिया, आपने उनको सब कुछ तैयार कर दिया, ओरल केयर सबसे इंपॉर्टेंट, ओरल केयर, क्योंकि इनका सांस ठीक से नहीं होता। ओरल केयर मतलब आपने सारा सीखा, उनको उनके बाल बना दिया, नहा लिया, जो भी नहा सकते वो पार्शियल शावर लो, टब बात ले, फुल शावर ले, उनको खिला दिया, सब कुछ हो गया, दवाई। फिर आती है उनकी सांस की प्रक्रिया, तो सांस के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप बताओगे कि देखिए मैडम या सर, जो इसकी भी आप ड्यूटी करोगे, देखिए हम जो सांस लेते हैं अपने शरीर के ऊपर बोलोगे, हम नाक से सांस लेते हैं। कहां से लेते हैं, नाक से सांस। और नाक के अंदर 2 छेद होते हैं, तो दोनों तरफ से सांस ले सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं नॉस्ट्रिल। बोलोगे नाक से हम सांस लेते हैं। फिर नाक के पीछे वाला हिस्सा, उसको हम कहते हैं साइनस, इस पे जाता है, फिर गले में जाता है, गले से छाती में जाता है, छाती में जाके 2 फेफड़े में बढ़ जाते हैं, ऐसे देखो ना,
एक राइट फेफड़ों में बट गया, एक राइट फेफड़े में बटा। और ये देखना आपने पेड़ के पत्तों के देखा ना, पत्तों में जैसे ब्रांचेस होते हैं, हमारे फेफड़े के अंदर ऐसे ब्रांचेस होते हैं। तो क्या वो बट गया, सांस को बंटवा दिया आपने, एक एक जगह पहुंच गई सांस। लंग्स के एक एक पोर्शन को हम क्या कहते हैं, लोब। हमारे राइट वाला फेफड़े में 3 लोब होते हैं, लेफ्ट वाले फेफड़े में 2 लोब होते हैं। तो 3 लोब में चला गया इतने सारे, और लेफ्ट लंग में भी 2 लोब में चले गए। तो हमारा क्या हुआ, हमने जो सांस लिया एयर के जरिए ऑक्सीजन अंदर गया, नाक से गया, नाक के पीछे से गया, मुंह पे गया, गले में गया, इसको हम कहते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया बोला ना, कंठे को ट्रेकिया कहते हैं। फिर शब्द ध्वनि, फिर पहले फेरिंग्स, नाक के पीछे वाले हिस्सा को साइनस कहते हैं, फिर इसे फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स बोलो क्या कहते हैं, गले को फेरिंग्स और गर्दन को ट्रेकिया। इसमें रिंग्स होते हैं, ये देखो रिंग्स होते हैं। फिर नीचे आगे इसको हम कहते हैं ब्रोंकियल ट्यूब्स। ये देखो ब्रोंकियल ट्यूब्स कैसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं, देखियो ट्यूब जैसा। और इसके अंदर कोई ये हार्ड नहीं बनता, ये सॉफ्ट बनता है ताकि हवा पास करे। ज्यादा हवा पास खुल जाएगा, कम होगा वो चुकड़ जाएगा। तो इसके अंदर स्पॉन्ज वाली सिस्टम होती है। तो हमारे अल्टीमेटली क्या है, हमारे शरीर में तो सांस का काम क्या है, ऑक्सीजन पहुंचाना है। कहां पहुंचाना है, छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे बनते हैं फेफड़े के अंदर, इसको हम कहते हैं एल्वियोलाई। क्या कहते हैं, ये देखो एल्वियोलाई देख रहे हो, छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे। अंगूर जाके देखना, ऐसे गुच्छे दिखते हैं। तो हमने सांस यहां से लिया, यहां तक अंगूर के गुच्छे तक। अब बच्चे ये बताओ, कौन से अंगूर में ज्यादा हवा पहुंचेगी, इस पे। अब देखो इसमें अंगूर में कम पहुंचा तो काला पड़ गया ना। तो वैसे ही जिनकी हवा नली सिकुड़ जाती है उनके अंगूर काले हो जाते हैं। याद रहेगा, ये बताओगे, ये अंगूर काले हो गए। मतलब समझाने का तरीका है ना, अंगूर ऐसे नहीं होते। आप बोलोगे आपके जो एल्वियोलाई है ना, जो आपके जो एल्वियोलाई छोटे छोटे कोशिका है जहां ऑक्सीजन पहुंचता है, छोटे छोटे गुब्बारे की तरह है। समझाने का हर चीज जिंदगी में समझाने का तरीका है। और समझाने का तरीका मतलब ये नहीं कि आप अपने एक बड़े लैंग्वेज में बोले, सिंपल लैंग्वेज में जो इंसान जिस तरीके से समझना था उसको उस भाषा में समझाना है कला। ये सीखना पड़ेगा आपको। तो बताओगे कि हमें पढ़ाया गया है कि हम जो सांस लेते हैं छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे तक पहुंचते हैं, इसको हम कहते हैं एल्वियोलाई। देख रहे हो ये छोटे छोटे गुच्छे देख रहे हो आप लोग, ये देखो एल्वियोलाई। तो आपने क्या किया, तो आपका क्या काम है, जो इंसान को सांस की तकलीफ है उसको सांस पहुंचाना ठीक से आपका काम बनता है ना। तो सांस लेना काफी नहीं है, प्रॉपर से लेना काफी है। अब देखो आपने ये देखा कि आपने यहां तक समझ में आया। अच्छा हम अब आगे चलते हैं। अब देखिए छोटी छोटी चीजें, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो हवा नली ऐसे खुली होनी चाहिए, है ना, ठीक है ना। अगर मान लो ऐसे हवा नली हो जाए उसको कठिनाई होगी ना। इसको हम कहते हैं अस्थमा। क्यों, क्या हो गया, हवा नली के अंदर जगह कम हो गई, लालीपन आ गया। देख लिया, इसमें रेड आ गया, इसमें जगह दोनों में फर्क है। अगर मान लो एक गली के अंदर बहुत सारे लोग, कठिनाई होगी ना घुसने में, और एक खुला चौड़ा अगर सड़क चलने में आसानी होगी। वही वाली बात है कि रोड के अंदर गलियां, फिर बाइलेन, जितना अंदर जाओगे उतनी नैरो होता जाएगा। बट उसके अंदर भी अगर नैरो और हो जाए तो ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगा। और जब बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, ऐसे समझ रहे हो, ऐसे स्थिति में हमें अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। समझ गए क्या हुआ, हवा नली बंद हो गई ना पूरी। आप बताओगे कैसे समझाओगे वहां जाके। कहते हैं मैडम आपकी हवा नली जब आप अस्पताल चले गए ना, ऐसे हो गया था आपका, तो डॉक्टर साहब ने दवाई देके खुलवा दिया। बट पूरी तो खुली नहीं अभी तक। हम सेवा करने इसलिए आए ताकि आपको धीरे धीरे पूरा खुल जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आए थे, ऐसा हुआ, आप यहां तक ले जाओगे, है ना। अब ध्यान से अगर देखो, अगर किसी हवा नली के अंदर लाली के साथ साथ क्या क्या दिख रहा है, सफेद सफेद बलगम दिख रहा है। क्यों बलगम दिख रहा है, जब हवा नली के अंदर सूजन आ जाती है तो बलगम ज्यादा बन जाता है। हमारे शरीर में बलगम बनता है, तो बलगम क्या होगा, तकलीफ होगी। जब आपकी हवा नली संवेदनशील है, सुकड़न हो गई उसके अंदर, तो निकल नहीं सकता ना वो। तो सबसे पहले आपको उसको बलगम निकालना सिखाना पड़ेगा। तो वो आप अभी हम आपको बलगम निकालना सिखाएंगे। ये देखो, उसको बोलोगे कि आपके पास स्टीमर है, हर एक के पास स्टीमर होता है। इसको हम क्या कहोगे, स्टीमर। इसको हम कहते हैं फेशियल स्टीमर। बताओ क्या बोलते हैं, स्टीमर, फेशियल स्टीमर, फेस से फेशियल स्टीमर। ये ब्यूटी पार्लर में भी यूज होता है। तो इसमें क्या करोगे, इसको कहते हैं कॉन्सोल फेशियल स्टीमर। कॉन्सोल फेशियल स्टीमर। कल जो पहला वर्कर जाएगा, कौन जाएगा कल पहले वर्कर, कौन जाएगा, जो भी जाएगा, वो उसको हम एक बैग बना देंगे। सारी चीजें आप कैरी करोगे पहले दिन, उससे वजन बढ़ता है, उससे आपकी उसकी नॉलेज बढ़ती है। ड्रेस पहन के जाओगे आप, कहते हैं हमें ये सब दिया गया है, हमें सिखाया जाता है। आपसे 10 लोग, अच्छा
फिर आपसे बातें बढ़ेगी ना उसको, अच्छा ऐसे ऐसे मैंने वर्क कर, तो आप ये स्टीमर ले जाओगे। तो स्टीमर को क्या करोगे आज? सबसे पहले स्टीमर के अंदर पानी होता है, ये देखो, इसको ऐसे खोलते हैं और इसके अंदर पानी नहीं आना चाहिए क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल है ना, ये खराब हो जाएगा। इसको हटा के ये देख रहे हो यहाँ और यहाँ लाइन के बीच में पानी तक डालो यहाँ, ठीक है, 2 लाइन के बीच में पानी डालो। पानी डाल के एक टी बैग चाय की पत्ती, क्यों? ये मेरा सोच है कि चाय के अंदर काफी ऐसी चीजें होती हैं, हमारा नजला खुल जाता है, पैसेज खुल जाती है, उसके अंदर कुछ ऐसी केमिकल्स होते हैं जो हमारी हवा नली के अंदर थोड़ी सी खुलासा मिल जाता है, ठीक है ना, खुलावट आ जाती है उसके अंदर। तो चाय की पत्ती डालोगे और प्लग पे लगाओगे इसको, ये ले जाओगे, शायद उनके पास ना हो, ठीक है ना। फिर उनको बोलो, उनको कैसे बोलोगे? उनको बोलोगे कि आप ऐसा कीजिए, आइए चेयर में बैठिए, फिर उसको देखो कैसे मैं करता हूं, देखो मेरे को देखो, मैंने मान लो मैंने इसमें चाय पत्ती डाल दी, ठीक है, मैंने चाय पत्ती डाल दी इसके अंदर, ये इसका फेस है, और उनको बोला आप इस स्विच को हाथ में रखिए, इस स्विच को हाथ में रखिए। फिर सबसे पहले क्या है, इसको हम कहते हैं फोकस स्टीम, पूरा जाना चाहिए। तो मैंने बोला कि आप ऐसा करो, इसको आगे से तौलिया डालो, यूं लो, समझ गए, और बोलो मुंह से नाक से धीरे धीरे सांस ले छोड़े, धीरे धीरे सांस ले छोड़े। वो पूछेंगे कि नाक से ले मुंह से ले, कहते हैं नाक से भी ले सकते हो, मुंह से भी ले सकते हो, हवा दोनों तरफ से जा सकता है। और उनको बोलना कि सर को बाहर निकालना नहीं है, क्या नहीं निकालना, सर को बाहर नहीं निकालना। तब तक कहता, वो पूछेंगे मेरे को गर्मी लगेगी, कहते गर्मी लगेगी तो स्विच बंद कर दो, पर सर बाहर नहीं आना चाहिए। ये क्लियर हो गई? अगर स्विच बंद करके 5 मिनट का स्टीम, कितना मिनट, 5 मिनट का जैसी स्टीम दोगे तो उसमें आपको क्या फायदा होगा? आपके 2 फायदे होंगे। एक तो उनको इनका साइनस खुल जाएगा, नाक खुल जाएगी, और सबसे बड़ी बात क्या होगी, आप देखो ये जो बलगम पतला हो जाएगा, तरल हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा, ये बलगम पतला हो जाएगा ऐसे, ठीक है। जैसे बलगम पतला हो जाएगा, फिर क्या करोगे? अब बच्चे आप यहां बैठो। तो आपने सबसे पहले क्या किया, मैंने फिर से रिपीट करूंगा, आपने उसको स्टीम दिया। मान लो ये पेशेंट है, आपने ऐसे स्टीम लिया, 5 मिनट स्टीम लिया, उसको बोला कि आपने स्टीम लिया, फिर उसको बोलोगे कि आप ऐसे थोड़ा झुक के बैठिए। हर चीज करने से पहले उसको समझाओगे, समझाना बहुत जरूरी है, एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप बोलोगे आप ये हाथ मेरे हाथ पे दीजिए, यहाँ रखिए, ये हाथ मुझे दीजिए, यहाँ रखिए, थोड़ा सा हल्का सा झुक जाइए, ठीक है, बिठा के करोगे। फिर उनको बोलोगे, अब मैंने क्या बोला, स्टीम से बलगम पतला हो गया, अब ये बलगम निकलना है, ये देखो, हाथ को ऐसे रखना है, देखो ऐसे, और ये देखो ढोल बजाते ना जैसे, ये देखो सारे नीचे वाले करोगे, ठीक है। आप आके करके दिखाओ, नहीं पैरेलल, देखो ये देखो, 2 हाथ चल रहे मेरे, वेरी गुड, कितनी जल्दी सीख गए आप। और आपका जो पोजीशन ऐसा होना चाहिए, देखिए उससे क्या होता है, इसको हम कहते हैं परकशन। जैसे आपने तबला बजाते हैं ना, उसको कहते हैं परकशन, इसको हम कहते हैं चेस्ट परकशन। देखा कितनी मास्टरी से कर रहा हूं मैं, ठीक है। नीचे करना ये, उनको आराम मिलेगा। परकशन जैसे ही किया, उनके अंदर खांसी पैदा होगी, हाँ खांसी 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 खांसी, फिर आप उसको खांसी का मग वो भी साथ ले जाओगे, उसको थकथकाओगे। तो ये सबसे पहला है बलगम क्लियरिंग। तो उससे पहले, सबसे पहले तो आपने उसकी बलगम निकाल दी, बलगम निकालने से उसको पैसेज होगा। अब जो उसकी सूजन है, ये सूजन है, इसको भी तो बलगम निकालने से तो काफी नहीं है, अब ये सूजन भी तो कम करना है। फिर क्या करोगे, ये भी आपके सामने, इसको हम कहते हैं इनहेलर। इनहेलर क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मीटर डोज इनहेलर, MDI, मीटर डोज इनहेलर। इसके अंदर एक दवाई होती है और गैस होता है जो फ्रिज के अंदर होता है, क्योंकि मीटर डोज इनहेलर, MDI, मीटर डोज इनहेलर, MDI, इसको इनहेलर भी कहते हैं। और हर एक इनहेलर के अलग अलग कलर्स होते हैं, उससे पता चल जाता है कि A वाला देना है, B वाला, आपको ज्यादा समझ। उनको सबसे पहले जो इनहेलर से राहत मिलती है, क्या है, जो इनहेलर से राहत मिलती है, उसको हम कहते हैं रिलीवर। क्या कहते हैं, रिलीवर।
रिलीवर मीन जिससे आराम मिलता है। सबसे पहले बोलो कि आपका रिलीवर दीजिए। रिलीवर का मतलब, अच्छा वो पूछेंगे मुझे तो नहीं पता, आप ढूंढ लो, उसमें आप देखोगे एक दवाई पड़ी हो जिसका नाम है लिवोलिन या डिओलिन, वो सर आपको बताएंगे। रिलीवर दीजिए, आपने उसको हिलाया क्योंकि इसके अंदर गैस पड़ा हुआ है, आपने उसको हिलाया। देखो हिलाने का तरीका ऐसा है, इसे नीचे ऐसे पकड़ोगे, ये देखो, ठीक है, आप वहां बैठे बैठे, अब बैठो आप लोग इनहेलर को देखा, ऐसे हिलाओगे, ये देखा हिलाना, समझ गए, यूं 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 ऐसे हिलाओगे, क्योंकि ठंड में क्या होता है, जम जाता है। जैसे आपने इनहेलर हिलाया, और ये बोतल साफ सुथरा होना चाहिए बोतल, तो बोतल, इस बोतल को हम कहते हैं स्पेसर। स्पेस जैसा लिखा है स्पेसर, SPACR, इसको क्या कहते हैं, स्पेसर। और इसको क्या कहते हैं, इनहेलर, इसको कहते हैं MDI इनहेलर, मीटर डोज इनहेलर। ये दो चीजों की जरूरत है, बिकॉज बाकी दवाई दोगे तो नहीं ले पाएंगे, तो इसको क्या कहते हैं। ये देखो स्पेसर कैसा दिखता है, इसके अंदर एक वैल्व होता है, वैल्व होता दिखता है ना, और इसको यूं घुमाओ और यूं लग जाता है। ये आप ये सब प्रैक्टिस करोगे मेरे जाने के बाद। ये देखो, ये स्लॉट के साथ खाने, आपको पता है ना, लग गया। तो ये पूछेंगे कि आपको बताया डॉक्टर साहब ने किस तरीके से, हमें तो पुराना पड़ा हुआ है, साफ करना नहीं आता। कहता है देखिए ऐसा है, जितनी नॉलेज आप शेयर करोगे उतना आपकी वैल्यू बढ़ती है। कहता है देखिए ऐसा है, ये प्लास्टिक का होता है, अगर इसमें आप कपड़ा मानोगे क्या होता है कि दवाई यहाँ चिपक जाती है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपने देखा होगा गुब्बारे को हम ऐसे खस करके स्वेटर के ऊपर चिपका देते थे, क्यों चिपकता था, क्योंकि जब आप इस चीज को घींचते हो तो उसके अंदर ऊर्जा निकलता है, इलेक्ट्रिसिटी, तो वो चीजों को चिपका देता है। तो उसको बोलो कभी भी कपड़ा नहीं लगाना, इसमें कभी भी कपड़ा नहीं लगाना, सिर्फ गर्म पानी में डिप करो और ड्राई करो। क्या कहते हैं, डिप ड्राई, याद रहेगा, डिप एंड ड्राई। क्या, डिप एंड ड्राई, डिप एंड ड्राई, ठीक है, डिप एंड ड्राई।